आज हम आपको इस वीडियो में एक और चौंकाने वाली सच्ची कहानी बताएंगे। ये एक ऐसे परिवार के बारे में है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अंत में वो सब कुछ एक खूनी दुःस्वप्न में बदल गया। 2 अगस्त 2015 को सुबह के 3 बजे थे जब एक इमरजेंसी कॉल ऑपरेटर को टॉम मार्टिन्स नाम के एक बूढ़े व्यक्ति का फोन आया। उसने कहा कि उसके दामाद जेसन कॉर्बेट ने उसकी बेटी मोली को मारने की कोशिश की और अपनी बेटी को बचाने के लिए उस व्यक्ति ने अपने दामाद को बेसबॉल बैट से मारना पड़ा। उसने कहा कि जेसन का बहुत खून बह रहा है और शायद वो मर चुका है। उसने जल्दी उनके घर आने के लिए एक एम्बुलेंस मांगी। लेकिन कहानी पर आगे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जेसन कॉर्बेट एक 39 वर्षीय आयरिश बिजनेसमैन था जो अच्छा, दयालु और प्यारा होने के लिए जाना जाता था। उसका एक जुड़वा भाई वॉन और एक बहन ट्रेसी थी। उसकी पहली पत्नी मार्गरेट थी। 2003 में जब वो 27 वर्ष का था तब उसका एक बेटा जैक और एक बेटी सारा थी, जिनके पास सब कुछ था। वो आयरलैंड में बहुत खुश थे, लेकिन 2006 में सारा के जन्मदिन के ठीक बाद एक त्रासदी ने उनकी खुशियां छीन ली। मार्गरेट को अस्थमा नाम की बीमारी थी। अस्थमा के अटैक आने पर मार्गरेट ने आधी रात में जेसन को जगाया। वो सांस नहीं ले पा रही थी। जेसन ने उसे दवा और इनहेलर देकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद जेसन ने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मार्गरेट की हॉस्पिटल के रास्ते में ही मौत हो गई। इस त्रासदी से जेसन टूट गया। जब वो केवल 30 वर्ष का था तब उसने अपनी पत्नी को खो दिया। उसे अपने 2 छोटे बच्चों को अकेले ही बड़ा करना पड़ा। जेसन के दोस्तों ने देखा कि वो कितना दुखी और अकेला है। इसके 1 साल बाद उसने अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक नैनी और एक नौकरानी को लाने का फैसला किया। इस तरह उसकी मुलाकात मोली मार्टिन्स से हुई। 25 वर्षीय अमेरिकी महिला मोली मार्च 2008 में अमेरिका से आयरलैंड आई थी। उसकी मुलाकात जेसन के एक दोस्त से एयरपोर्ट पर हुई, लेकिन इस दोस्त को नहीं लगता था कि मोली उस नौकरी के लिए सही है, क्योंकि मोली उसे अच्छी लगी। वो युवा और आकर्षक थी। उसने फर वाली कॉलर का चमकीला कोट और काउबॉय जूते पहने थे। उसके बाल घुंघराले थे और उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। वो एक ड्रामा क्वीन की तरह लग रही थी, कोई नैनी नहीं। मोली नैक्सविल टेनेसी में पली बड़ी। उसने कॉलेज छोड़ दिया था और एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। इसके बाद मोली उस नौकरी के लिए सहमत हो गई। जेसन के बच्चों के साथ मोली का व्यवहार अच्छा था। वो उनके साथ मधुर और प्रेमपूर्ण थी। जेसन ने यह देखा और उसने भी मोली पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तो वो बेहतर महसूस करने लगा। उसने फिर से खुद को जीवित महसूस किया, जिसके थोड़े समय बाद उसे और मोली को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। वो दोनों जैक और सारा के साथ वेकेशन पर घूमने गए। उन्होंने खूब मौज मस्ती की, जिसके बाद वो एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उन्होंने 2 साल बाद 2010 में वैलेंटाइन डे पर अपने भविष्य की योजना बनाने का फैसला किया। जेसन ने एक कैफे में मोली को शादी के लिए प्रपोज किया, जिस पर मोली ने उसे हाँ कहा और वो बहुत खुश थी। वो अमेरिका में शादी करना चाहती थी और उसने जेसन को इसके लिए मना लिया। जिसके बाद 2011 में वो अमेरिका जाने के लिए तैयार थे। जेसन ने अपना घर बेच दिया और अमेरिका में अपने लिए नौकरी ढूंढ ली। जिसके बाद वो दोनों अमेरिकी राज्य नॉर्थ कैरोलिना में बस गए, जहां उन्होंने अपने परिवारों और दोस्तों के साथ एक बड़ी शादी आयोजित की। मोली ने जैक और सारा की एक पेशेवर मां बनने पर ध्यान केंद्रित किया। जेसन एक कंपनी में मैनेजर के रूप में काम करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उनका जीवन खुशहाल है, लेकिन अचानक चीज़ें खराब होने लगी। उनकी शादी टूटने लगी। वो बहुत लड़ने लगे, जिसके बाद हालत और भी बदतर हो गए। 1 अगस्त 2015 को मोली के माता पिता टॉम और शेरोन उनसे मिलने आए। जेसन उनसे घर के बाहर मिला और उनके बैग उठाने में उनकी मदद की। टॉम अपने नेफ्यू जैक के लिए उपहार के रूप में एक बेसबॉल बैट लाया, लेकिन जैक उस समय अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया हुआ था और टॉम उसे उस समय उपहार नहीं दे सका। टॉम ने उसे अगली सुबह 11 बजे के बाद उपहार देने की योजना बनाई और वो सोने चला गया। मोली और जेसन पहली मंजिल पर मास्टर बेडरूम में सो रहे थे। बच्चे जैक और सारा पास के कमरों में सो रहे थे और मोली के माता पिता दूसरी मंजिल पर गेस्ट रूम में सो रहे थे। लगभग 3 बजे टॉम मार्टिन्स ने इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करके पुलिस को बताया कि उसके दामाद जेसन ने मोली पर हमला किया और उसे रोकने के लिए टॉम ने जेसन को बेसबॉल बैट से मारा।
टॉम ने उनसे मदद मांगी थी। उसने कहा कि पता नहीं जेसन जीवित है या नहीं, जो अभी लेटा हुआ था और उसका खून बह रहा था। जिस पर 911 ऑपरेटर ने टॉम और मॉली को एम्बुलेंस के आने से पहले जेसन को बचाने के लिए सीपीआर करने का तरीका बताया। जब 10 मिनट बाद पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंची तो उन्होंने मॉली को घर के बाहर पाया, जो परेशान और हैरान दिख रही थी, लेकिन वो रो नहीं रही थी। जब पुलिस घर के अंदर गई तो उन्हें बेडरूम में 39 वर्षीय जेसन कॉर्बेट का शव मिला। उस बेडरूम में बिस्तर, दीवारों और फर्श पर हर जगह खून था। टॉम और मॉली के कपड़ों पर भी खून था और जेसन के शरीर पर सूखा खून था। जेसन के पास एक बेसबॉल का बैट और एक बड़ा पत्थर पड़ा था जिस पर खून लगा था। इस सब के दौरान जैक और सारा अपने कमरे में सो रहे थे। मॉली ने इस बात से इनकार नहीं किया कि उन्होंने जेसन को मार डाला, ये कहते हुए कि ये सेल्फ डिफेंस था। उन्हें पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाया गया। 66 वर्षीय टॉम मार्टिन्स एक रिटायर्ड एफबीआई एजेंट था जिसने 30 वर्षों तक एफबीआई एजेंट के रूप में काम किया था। उसने कहा कि उसका दामाद पागल था और हमेशा उसकी बेटी को चोट पहुंचाता था। उसने कहा कि जेसन उस रात नशे में था और सभी सो चुके थे, लेकिन टॉम रात में जाग गया क्योंकि उसने ग्राउंड फ्लोर पर चीखें और तेज आवाजें सुनी। वो बिस्तर से उठा, बेसबॉल का बैट उठाया और नीचे की ओर भागा। टॉम मुख्य बेडरूम में गया और उसने देखा कि जेसन दोनों हाथों से मॉली का गला दबा रहा था। टॉम चिल्लाया कि उसे जाने दो। इस पर जेसन उस बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और कहा कि मैं उसे मार डालूंगा। टॉम मार्टिन्स ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए जेसन को बेसबॉल बैट से मारा, लेकिन जेसन उनसे ज़्यादा मजबूत था और जेसन पर इस प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। उसने मॉली को बाथरूम में खींचने की कोशिश की और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने उसे रोक दिया, जिस पर जेसन ने उसे धक्का दिया। टॉम गिर गया और उसका चश्मा उतर गया। टॉम ने स्वीकार किया कि उसे लगा कि वो मरने वाला है, क्योंकि जेसन ने फर्श पर बैट देखा और उसे उठाने के लिए गया, लेकिन मॉली ने एक पत्थर पकड़ लिया और कहा कि मेरे पिता को छूना मत, और उसने अपने पति को उस पत्थर से मारा। उसके बाद टॉम ने बेसबॉल का बैट उठाया और जेसन को तब तक मारा जब तक कि वो फर्श पर नहीं गिर गया। पूछताछ के दौरान 32 वर्षीय मॉली कॉर्बेट ने पुलिस को वही कहानी सुनाई। उसने कहा कि रात में उसकी बेटी सारा जाग गई और बुरे सपने में चिल्लाने लगी, इसलिए मॉली ने जेसन को जगाया, जो बहुत गुस्से में आ गया और उसने मॉली को मारा। उसने उसका गला घोटना शुरू कर दिया और कहा कि वो उसे मार डालेगा। उसके पिता मॉली की मदद करने आए, लेकिन उसने उसके पिता पर भी हमला करने की कोशिश की। मॉली ने कहा कि उसने अपने पिता को बचाने के लिए अपने पति के सिर पर भारी पत्थर से वार किया। जब पुलिस ने पूछा कि उसे ये बड़ा भारी पत्थर कहाँ से मिला, इस पर मॉली ने कहा कि ये उसकी नाइट स्टैंड पर रखा था। वो बच्चों के साथ पत्थर को रंग कर एक सुंदर फ्लो बेड बनाना चाहते थे और उन्हें रंग बिरंगे पत्थरों से सजाना चाहते थे। पूछताछ के दौरान मॉली ने पुलिस को बताया कि वो अभी भी अपने पति की पिटाई से पीड़ित है। उसने अपनी चोट की तस्वीरें बताई जिसमें उसकी गर्दन के बीच एक लाल निशान था, लेकिन जब उन्होंने उसे गिरफ्तार किया तो उन्होंने देखा कि उसकी गर्दन पर कोई लाल निशान नहीं था। मॉली ने कहा कि उसके और उसके पति के बीच लड़ाई हत्या से एक दिन पहले हुई थी। उस समय जेसन ने उसकी बाहें और गर्दन पकड़ ली थी। इसकी पूछताछ में वो गले में दर्द की शिकायत करती रही। टॉम और मॉली दोनों ने कहा कि जेसन कॉर्बेट अपनी पत्नी के प्रति बुरा था, लेकिन जेसन के परिवार ने इसके विपरीत कहा। ट्रेसी लिंच, जेसन कॉर्बेट की बहन, ने पुलिस को जेसन और मॉली के बीच अजीब रिश्ते के बारे में बताया। उसने देखा कि मॉली के बीच बहुत कुछ था और वो जेसन पर नियंत्रण रखती थी, और अगर चीज़ें उसके अनुकूल नहीं होती थी तो वह अक्सर क्रोधित हो जाती थी। वो जेसन के रिश्तेदारों से बात नहीं करना चाहती थी जो उनसे मिलने आते थे। हालांकि जेसन के परिवार और दोस्तों ने मॉली से उसके अजीब व्यवहार के कारण शादी करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जेसन ने फिर भी उससे शादी की। मॉली और जेसन कॉर्बेट की शादी अच्छी लग रही थी क्योंकि मॉली जेसन के बच्चों जैक और सारा के करीब थी और उनसे माँ की तरह व्यवहार करती थी, लेकिन ये कठिन और परेशानी भरे माहौल की एक शुरुआत थी। 2012 में जब उनकी पहली शादी की सालगिरह आई तो जेसन ने कहा कि वो अपने घर आयरलैंड वापस जाना चाहता है क्योंकि वो एक फॉरेन कंट्री में नाखुश था। यह उनकी शादी में बुरे समय की शुरुआत थी। भले ही जैक और सारा मॉली को अपनी माँ कहते थे, लेकिन जेसन नहीं चाहता था कि मॉली उसे कानूनी रूप से अपनाए क्योंकि बच्चे उस दौरान अपनी असली माँ को याद करना चाहते थे। मॉली का व्यवहार बहुत कुछ बदल गया। जेसन अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और अधिक चिंतित हो गया। उसने सोचा कि उसे कोई मानसिक समस्या हो सकती है। उसने मॉली के पहले अच्छे रवैये और बाद के व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर देखा। मॉली ने जेसन को अक्सर अपने परिवार से दूर रखना शुरू कर दिया। जेसन कॉर्बेट ने मॉली के साथ अपने फ़ोन कॉल बंद कर दिए थे
उसने अपनी बहन ट्रेसी लिंच को अपने बच्चों जेक और सारा के लिए कानूनी अभिभावक के रूप में चुना था। मॉली ने जेसन के बच्चों पर उसके अधिकारों को जानने के लिए एक वकील से बात की थी। अगर उनका तलाक हो गया तो उसके वकील ने उसे अपने झगड़ों को रिकॉर्ड करने और जेसन के खिलाफ सबूत प्राप्त करने के लिए कहा। इसलिए मॉली ने गुप्त रूप से उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मॉली अक्सर जेसन के सवालों का जवाब नहीं देकर उब जाती थी, जबकि जेसन अपनी आवाज़ उठाता था। मॉली के करीबी दोस्तों में से एक ने कहा कि मॉली जेसन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती थी। उनकी शादी में समस्याएं थी, लेकिन उसने जेसन के मरने के बाद उसके बारे में बुरी बातें करना शुरू कर दिया। मॉली ने अपनी सहेली को बताया कि जेसन दबंग और दुष्ट व्यक्ति था और उस पर चिल्लाकर अंतरंग बातें करने और अपने साथ बुरा व्यवहार करने के लिए उसे दोषी ठहरा रही थी। जेसन कॉर्बेट की मृत्यु के 4 दिन बाद उसके बच्चे जेक और सारा, जो 10 और 8 वर्ष के थे, से पुलिस ने पूछताछ की, जिस पर बच्चों ने अपने माता पिता के रिश्ते के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनकी मां मॉली अपने पिता जेसन को जगाते समय सावधान नहीं थी, क्योंकि उनके पिता किसी भी समय गुस्सा हो सकते थे। जेक ने कहा कि नाइट स्टैंड पर एक पत्थर था और वो बाद में उस पर पेंट करना चाहते थे। बच्चों ने यह भी कहा कि उनके पिता कभी कभी उनकी मां को मारते भी थे। बच्चों ने कहा कि जेसन ने कई बार मॉली को चोट पहुंचाई, उसे मारना, धक्का देना और छोटी छोटी बातों के लिए वो मॉली पर गुस्सा करता था। ये बातें कहने के बाद जेक और सारा कुछ समय के लिए अपनी चाची ट्रेसी लिंच के साथ रुके। ट्रेसी, जो आयरलैंड से आई थी, नॉर्थ कैरोलिना के एक होटल में रुकी थी। जब डॉक्टर ने जेसन कॉर्बेट के शरीर को देखा तो उन्हें पता चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। उसकी मृत्यु सिर की गंभीर चोट से हुई थी। जेसन के सिर पर बेसबॉल के बैट और पत्थर से लगभग 12 बार वार किया गया था। ये सभी वार ऐसे थे जिससे उसकी खोपड़ी में एक धब्बा हो गया था, जिसने उसकी खोपड़ी को अलग कर दिया और उसकी खोपड़ी को तोड़ दिया। डॉक्टर ने कहा कि इनमें से कम एक चोट जेसन के मरने के बाद भी लगी थी। रक्त परीक्षण से और भी चीजें पता चली, जिससे पता चला कि जेसन के खून में सामान्य से थोड़ी अधिक शराब थी। इससे यह भी पता चला कि उसने नींद की समस्याओं के लिए एक दवा ट्रेजोडिन ली थी। जेसन कॉर्बेट को उसके होम टाउन लिमरिक, आयरलैंड में उसकी पहली पत्नी मार्गेट के बगल में दफनाया गया। उसकी कब्र पर उनकी शादी की एक तस्वीर थी, जो उनके जीवन और प्रेम को दर्शाती है। जेसन कॉर्बेट की मृत्यु के 16 दिन बाद उसकी बहन ट्रेसी लिंच उनके बच्चों जेक और सारा को उनकी सौतेली मां से दूर आयरलैंड ले गई। मॉली हैरान और दुखी हो गई जब उसे पता चला कि जेक और सारा दूसरे देश चले गए हैं। उसने उनसे फ़ोन और ऑनलाइन बात करने की कोशिश की। उसे उम्मीद थी कि बच्चे उससे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मॉली और टॉम ने कहा कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए जेसन को मार डाला, लेकिन पुलिस अभी भी जेसन की मौत की जांच कर रही थी। ट्रेसी लिंच ने सोचा कि मॉली को पता था कि जेसन उसे छोड़कर बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता था। ट्रेसी ने अनुमान लगाया कि हत्या की रात जेसन ने मॉली को बताया होगा कि वो क्या चाहता है, जिससे मॉली क्रोधित हो गई और डर गई। आयरलैंड में जेक और सारा को एक चिकित्सक से मदद मिली और उन्हें अपने नए स्थान की आदत हो गई। उनके पिता की मृत्यु के 9 महीने बाद बच्चों ने असली सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस से झूठ बोला था। मॉली ने उन्हें झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था और कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो अपने पिता को खो देंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने मॉली को कभी चोट नहीं पहुंचाई, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था। दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच कर रही थी और उन्हें मॉली के पुराने प्रेमी कीथ मेगन के बारे में पता चला। कीथ ने पुलिस को मॉली के अतीत के बारे में बहुत सी बातें बताई। कीथ और मॉली ऑनलाइन मिले और तुरंत एक दूसरे को पसंद करने लगे। वो केवल 6 सप्ताह के बाद एक साथ रहने लगे थे। कीथ को मॉली की आज़ादी, खुशी, मज़ा और अंदाज पसंद आया, लेकिन बाद में मॉली ने कीथ को बताया कि उसे एक मानसिक समस्या है। कीथ इस बारे में बहुत चिंतित नहीं था, क्योंकि मॉली समय पर दवा लेती थी और आमतौर पर ठीक थी, सिवाय इसके कि जब वो दवा लेना भूल जाती थी तो वो अलग तरह से व्यवहार करती थी। वो हिंसक या क्रोधित नहीं थी, लेकिन कभी कभी वो कीथ को जाने नहीं देती थी। जब वो लड़ते थे तो मॉली अक्सर काफ़ी देर तक बाथटब में रहती थी या फिर ठंडे फर्श पर बैठकर रोने लगती थी। इन समस्याओं के बावजूद भी वो एक साथ रहते थे और वो बच्चे नहीं चाहते थे। मॉली ने कीथ को बताया कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है। उस समय कीथ, जो परिवार के लिए पैसा कमाने वाला एकमात्र व्यक्ति था, उसे पैसों की समस्या थी और वो पिता बनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कीथ, जो एक अच्छा आदमी था, उसने मॉली से शादी करने के लिए कहा, जिस पर मॉली ने उसे खुशी से हाँ कह दी। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं की परवाह न करते हुए वो डिप्रेशन और अन्य चीज़ों के लिए दवाएं लेती रही। कभी कभी दिन में 16 गोलियां तक लेती थी, जिससे कीथ को अपने होने वाले बच्चे की चिंता होने लगी।
जिसके बाद एक दिन मोली को सपना आया कि उसने अपना बच्चा खो दिया, जिसके अगले दिन अस्पताल ने इस बात की पुष्टि की और उन्हें बताया कि उनका बच्चा मर गया है। यह उनके लिए एक दुख की बात थी। मोली बहुत दुखी थी और डॉक्टरों ने कहा कि उसे गंभीर डिप्रेशन था। इससे उनका रिश्ता और ख़राब हो गया। 2008 की शुरुआत में कीथ को बुरा आदमी समझकर मोली उससे नफरत करने लगी। एक दिन मोली ने अपने बॉयफ्रेंड कीथ से कहा कि वो जॉब करने के लिए यूरोप जाना चाहती है, जिसके बाद मार्च में उसने अपना सामान पैक किया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर किया हुआ अपार्टमेंट छोड़ दिया। 10 दिन बाद मोली ने कीथ को ये कहने के लिए फ़ोन किया कि वो आयरलैंड में नौकरी कर रही है और वो ठीक है। उसके बाद उन्होंने कभी एक दूसरे से बात नहीं की या कभी एक दूसरे को नहीं देखा। जिसके बाद कीथ ने पहली बार अक्टूबर 2015 में नॉर्थ कैरोलिना के एक पुलिस अधिकारी से ईमेल के जरिए बात की, जहां उसे पता चला कि वहां क्या हुआ है। कीथ ने कहा कि जब उसने जनवरी 2016 में टॉम और मोली के साथ एक पुलिस इंटरव्यू देखा, जिसमें टॉम और मोली ने कहा कि जेसन कॉर्बेट बुरा और भयानक व्यक्ति था, लेकिन कीथ ने उनकी कहानी पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि वो बस दिखावा कर रहे हैं। जेसन की मृत्यु के 6 महीने बाद जुलाई 2017 तक टॉम और मोली पर हत्या का आरोप लगाया गया। हत्या के 2 साल बाद वो पिता और बेटी एक साथ मुकदमे में आए, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद को बचाने के लिए जेसन को मार डाला। टॉम मार्टिन्स ने कहा कि उसने वही किया जो कोई भी पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए करता। उसने मोली और खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। टॉम ने कहा कि वो वही व्यक्ति था जिसने जेसन को बेट से मारा था और वो तब रुका जब उन्हें लगा कि उन्हें अब जेसन से कोई खतरा नहीं है। अदालत में वकीलों ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए किए गए प्रहार बहुत क्रूर थे। उन्होंने आत्मरक्षा की बजाय नफरत दिखाई। खून को देखने वाले एक विशेषज्ञ ने अपनी जांच में बताया कि टॉम तब भी उसे मारता रहा जब वो फर्श पर गिर गया और मोली के लोअर पेंट पर खून अधिक था, जिससे पता चला कि वो जेसन के करीब थी जब ये हिट हुई। शरीर की जांच में जेसन के बाएं हाथ पर चोटें दिखाई दी, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर नहीं, जिसका इस्तेमाल उसने मोली का गला घोटने के लिए किया होगा। मुकदमे के दौरान लेफ्टिनेंट फ्रैंक यंग, जो हत्या की रात टॉम और मोली पर लगी चोटों को लिखने का प्रभारी था, उसने कहा कि उसने मोली को अपने ही हाथों से अपनी गर्दन पर निशान बनाते देखा। लेफ्टिनेंट यंग ने उसे कई बार ऐसा करने से रोका और उसने देखा कि उसके चेहरे और बालों पर केवल सूखा खून था, लेकिन कोई अन्य चोट नहीं थी। टॉम के शरीर पर भी कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसके शर्ट पर खून लगा हुआ था। उसकी घड़ी और उसका चश्मा टूटा नहीं था। पैरामेडिक्स अमांडा हेकवर्थ भी एक गवाह थी। उसने कहा कि जब वो वहां पहुंची और जेसन के शरीर को देखा तो उसकी छाती ठंडी थी और उसके शरीर पर खून सूख चुका था। मुकदमे के दौरान ये भी पता चला कि जेसन कॉर्बेट के पास जीवन बीमा था, जिसमें कहा गया था कि अगर जेसन मर जाता है तो सारे पैसे मोली को मिलेंगे। मुकदमे में यह भी पता चला कि जेसन ने मोली के माता पिता को कई बार पैसे भेजे थे। जेसन कॉर्बेट का एक पड़ोसी भी गवाह था। उसने कहा कि वो और जेसन उस दिन लगभग 3:30 बजे से रात 8:30 बजे तक बियर पी रहे थे। उस पड़ोसी ने कहा कि जेसन उस दिन बहुत शांत था। उसने टॉम और उसकी पत्नी को अपने घर आते देखा, जिस पर जेसन ने उन्हें हेलो कहा और कार से घर तक उनके बैग पहुंचाने में उनकी मदद की। वो अपने ससुराल वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। 9 दिनों तक गवाहों की दलीलें सुनने और अपराध स्थल की खराब तस्वीरें देखने के बाद जूरी ने केवल 3 घंटों में फैसला सुनाया। जूरी ने मोली और उसके पिता टॉम मार्टिन्स को हत्या का दोषी पाया और उन्हें 20 और 25 साल के लिए जेल की सजा सुनाई। भले ही उन्हें सजा मिल गई, लेकिन ये केस अभी भी खत्म नहीं हुआ था। 1 साल बाद बचाव पक्ष जांच में कुछ गलतियों की ओर इशारा करते हुए उच्च न्यायालय में गया। इनमें से एक टॉम मार्टिन्स के शॉट्स पर लगा खून था। बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि टॉम के शॉट्स पर लगे खून को जेसन का खून बताया गया, लेकिन उसकी जांच नहीं की गई, जिसको बचाव पक्ष ने टॉम का खून बताया। इस पर अभियोजक ने कहा कि हर खून के धब्बे की जांच करना आवश्यक नहीं होता है और ये बहुत कठिन था। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि जैक और सारा ने जो पहले बातें कही थी वो महत्वपूर्ण थी। पहले उन्होंने कहा था कि उनके पिता मोली के प्रति बुरे थे। इस पर अभियोजक ने कहा कि बच्चों ने बाद में बताया कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों ने उनसे अलग अलग बातें कहलवाई और उन्हें डराया गया। 4 फरवरी 2020 को नॉर्थ कैरोलिना कोर्ट ऑफ अपील्स ने कहा कि टॉम मार्टिन्स और मोली पर एक और मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नॉर्थ कैरोलिना का सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से सहमत था। उसके बाद वो दोनों $2 लाख के बॉन्ड पर जेल से बाहर आ गए और अब टॉम और मोली अपने नए मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें अपने पासपोर्ट कोर्ट को देना पड़े और वो अभी जैक और सारा से बात नहीं कर सकते हैं। जेसन कॉर्बेट का केस डरहम काउंटी नॉर्थ कैरोलिना में ट्रांसफर कर दिया गया।
अब जेसन के बच्चे जैक और सारा आयरलैंड में अपनी चाची के साथ रह रहे हैं। सारा ने अपने माता पिता को खोने वाले लोगों की मदद के लिए कुछ किताबें लिखी। ट्रेसी लिंच, जेसन की बहन, ने भी इस दौरान अपने भाई के बारे में एक किताब लिखी। वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि जेसन कॉर्बेट कितना अच्छा व्यक्ति था। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।